विवेचना में आज सुखदेव की कहानी, जिन्हें चढ़ाया गया था भगत सिंह के साथ फांसी पर। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में सुखदेव की ख्याति एक रणनीतिकार के तौर पर थी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की हुई बैठक की अध्यक्षता दुर्गा भाभी ने की थी। वो सभी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भारत के लोग लाजपत राय की मौत को आसानी से पचाएंगे नहीं। इस बैठक में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद सभी शामिल थे। दुर्गा भाभी ने ऐलान किया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला उन पर लाठीचार्ज करवाने वाले जेम्स स्कॉट की हत्या से लिया जाएगा। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, दुर्गा भाभी ने वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा कि ये काम कौन अंजाम देना चाहेगा। सभी लोगों ने अपने हाथ उठा दिए। सुखदेव ये काम खुद करना चाहते थे, लेकिन उनको इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो मुख्य रणनीतिकार थे। इसके बाद सुखदेव ने इस काम के लिए भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल को चुना। सुखदेव ने योजना बनाई कि भगत सिंह स्कॉट पर गोली चलाएंगे। ये बात साफ थी कि स्कॉट पर गोली चलाना मुश्किल था, लेकिन उसके बाद पुलिस की गिरफ्त से बच निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। सुखदेव ने पूरा प्लान तय किया। राजगुरु भगत सिंह को कवर देंगे, आजाद उनको वहां से सुरक्षित निकालने के इंचार्ज होंगे और जय गोपाल स्कॉट की पहचान करेंगे। गोपाल की गलती की वजह से गोली स्कॉट की बजाय सॉन्डर्स को लगी। सुखदेव ने ही योजना बनाई कि भगत सिंह देहरादून एक्सप्रेस से कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। सुखदेव ने तय किया कि भगत सिंह दुर्गा देवी के पति के तौर पर यह यात्रा करेंगे। दुर्गा देवी नाम बदलकर सुजाता के तौर पर यह सफर करेंगी, जबकि यात्रा के दौरान भगत सिंह का नाम रंजीत होगा। दुर्गा का 3 साल का बेटा सचिन भी उनके साथ जाएगा। इस दौरान राजगुरु भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन एक नौकर के तौर पर दूसरे डिब्बे में। योजना इतनी सटीक थी कि कोई भी भगत सिंह को पहचान नहीं पाया और वो लाहौर से सुरक्षित बाहर निकल गए। 19 फरवरी 1907 को लुधियाना में जन्मे सुखदेव को पार्टी में देहाती के नाम से जाना जाता था। उनके करीबी साथी रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फिलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं, मैंने उनका नाम सुन रखा था, लेकिन एक दिन जब वो बिना पूर्व सूचना के भगत सिंह का एक पत्र लेकर कानपुर के डीएवी कॉलेज के मेरे कमरे में आए, तो उनके बारे में मेरी सारी धारणाएं हवा हो गई। मेरा विचार था कि देहाती वाकई कोई गांव में रहने वाला अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा शख्स होगा, लेकिन मैंने उन्हें बलिष्ठ कद काठी वाला व्यक्ति पाया। उनका रंग गोरा था और उनके बहुत सुंदर घुंघराले बाल थे। उनकी आंखें बहुत कोमल थीं। वो मेरे कमरे में कुछ दिन रहे। इस बीच भगत सिंह भी वहां एक दिन के लिए आए। तब मुझे पता चला कि इस देहाती का असली नाम सुखदेव था। सुखदेव को बात बात पर कहकहा लगाने की आदत थी। अगर कोई उनके साथ न हंसे तब भी वो अकेले हंसते रहते थे। फिर वो अचानक चुप भी हो जाते थे, जैसे किसी ने उनकी हंसी पर ब्रेक लगा दिया हो। उनकी मुस्कान भी लोगों का ध्यान खींचती थी, जिसमें सामाजिक बुराइयों, परंपराओं और राजनीतिक मतभेद के प्रति तिरस्कार झलकता था। शिव वर्मा लिखते हैं, लाहौर जेल में भूख हड़ताल के दौरान हम सब की पिटाई हो रही थी। डॉक्टर हम सबको जबरदस्ती दूध पिलाना चाह रहे थे। जेल अधीक्षक ने सुखदेव की कोठरी खुलवाई। जैसे ही कोठरी खुली, उन्होंने बाहर दौड़ लगा दी। 10 दिन तक भूखे रहने के बावजूद वो इतना तेज दौड़े कि उनको पकड़ना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने कुछ सिपाहियों की पिटाई कर दी, तो कुछ को काट खाया। डॉक्टर के पास भेजने से पहले जेल के स्टाफ ने उनकी खूब पिटाई की।
पीटे जाने के बावजूद वो मुस्कुराते रहे। जब पुलिस वालों ने उन्हें जबरदस्ती लेटाकर दूध पिलाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने पैर चलाने शुरू कर दिए। जब इंस्पेक्टर उनके बिल्कुल नजदीक आ गया तो उन्होंने किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर उसे इतनी जोर से मारा कि वो 2 गज पीछे जाकर गिरा। इस बीच सुखदेव लगातार मुस्कुराते रहे। सुखदेव अक्सर गंदे कपड़ों में देखे जाते थे। उनकी पोशाक होती थी एक गंदा अलीगढ़ी पजामा और उसके ऊपर उससे भी गंदा खद्दर का कुर्ता। उनके कुर्ते के सभी बटन खुले होते थे और वो ढलक कर उनके दाहिने कंधे पर आ जाता था। उनके सिर पर व्यापारियों की तरह गोल टोपी होती थी, इस पर तेल और धूल जमी होती थी। हाँ, जूते वो महंगे पहनते थे। उनको अपने रहन सहन और कपड़ों पर किसी की टिप्पणी पसंद नहीं आती थी। एम जुनेजा अपनी किताब शहीद सुखदेव की प्रामाणिक जीवनी में लिखते हैं, जब भी कोई उनके कपड़ों पर टिप्पणी करता था वो चिढ़ जाते थे और कहते थे, मैं यहां किसी लफंगे से शादी करने नहीं आया हूं। अगर तुम्हें मेरे कपड़े नहीं पसंद हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन कभी कभी वो पार्टी के हित को देखते हुए सफेद धोती और कुर्ता पहनते थे और टोपी नहीं लगाते थे। सुखदेव को चमेली के फूल के गजरे बहुत पसंद थे। वो अक्सर चमेली के फूल के गजरे को अपनी गर्दन में पहन लेते थे। उनको भुने हुए भुट्टे खाने का भी बहुत शौक था। वो एक बार में कई भुट्टे खरीदते थे और उन्हें खाते हुए सड़क पर चलते थे। सुखदेव जिद्दी होने के साथ साथ थोड़े सनकी भी थे। एक बार उन्होंने अपनी सहनशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। एम जुनेजा लिखते हैं, अपने छात्र जीवन के दौरान जब उनका क्रांतिकारियों से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने अपने बाएं हाथ पर ओम और अपना नाम गुदवा लिया था। उनके भूमिगत होने के दौरान उनकी इस निशानी से उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। उन दिनों आगरा में बम बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड रखा गया था। उन्होंने बिना किसी को बताए अच्छी मात्रा में नाइट्रिक एसिड अपने हाथ पर ओम और अपने नाम के गोदने पर डाल दिया। शाम तक उस जगह पर छाले पड़ गए और उनके हाथ में सूजन आ गई। उनको बुखार भी आ गया, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उनके साथियों को इस बारे में तब पता चला जब अगले दिन नहाने के लिए उन्होंने अपनी कमीज उतारी। जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह उन पर नाराज हुए तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं अपना परिचय चिन्ह मिटाना चाह रहा था और यह भी देखना चाह रहा था कि एसिड से कितनी जलन होती है। उस दौरान उनके साथियों ने उन्हें लाख समझाया कि वो इस चोट पर कुछ मलहम लगा ले, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। इस सब के बावजूद उनके नाम का एक हिस्सा मिटने से रह गया। एक दिन वो दुर्गा भाभी के घर गए। उनके पति भगवती चरण वोहरा कहीं गए हुए थे। दुर्गा भाभी रसोई में खाना बना रही थी। सुखदेव भगवती के कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। मलविंदरजीत सिंह वराइच दुर्गा भाभी की जीवनी में लिखते हैं, जब बहुत देर तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो दुर्गा भाभी अपने पति के कमरे में आई। वहां वो ये देखकर दंग रह गईं कि सुखदेव मेज पर जल रही मोमबत्ती की लौ के सामने अपना हाथ रखे बैठे थे। उनके हाथ पर उनके नाम की खाल जल रही थी। इस बार उस गोदने को पूरी तरह मिटा देना चाहते थे। दुर्गा भाभी ने दौड़कर मोमबत्ती बुझा दी और उन्हें बुरी तरह से डांटा। सुखदेव सिर्फ मुस्कुरा भर दिए और कुछ नहीं बोले। जेल में भूख हड़ताल के दौरान जब डॉक्टर उनके पेट में रबड़ पाइप लगाकर उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करते थे तो उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो अपने गले में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करते थे। 2 बार तो उन्हें ऐसा करने में कामयाबी मिली, लेकिन फिर उनका गला इसका आदी हो गया। फिर उन्होंने सुना कि मक्खी निकल लेने से उल्टी आ जाती है। जैसे ही डॉक्टर उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाकर जाते, वो एक मक्खी पकड़कर उसे निगल जाते, लेकिन इसका उन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। भगत सिंह के प्रति सुखदेव का अनुराग अन्य सेनानियों से थोड़ा अधिक था। जब भी दोनों मिलते एक दूसरे को जोर से गले लगाते और घंटों बातें करते।
सेंट्रल कमेटी की उस बैठक में जिसमें तय किया गया था कि असेंबली में बम फेंका जाएगा, सुखदेव मौजूद नहीं थे। भगत सिंह ने जोर दिया कि वो खुद बम फेंकेंगे, लेकिन केंद्रीय समिति के अन्य सदस्य इसके लिए राजी नहीं हुए। इसलिए तय किया गया कि ये काम दूसरे लोग अंजाम देंगे। 2 या 3 दिन बाद जब सुखदेव को इसका पता चला तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया। शिव वर्मा लिखते हैं, जब सुखदेव केंद्रीय समिति के दूसरे सदस्यों को इसके लिए राजी नहीं कर पाए तो उन्होंने भगत सिंह से सीधे बात की। उन्होंने भगत सिंह के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, तुम में दम आ गया है, तुम समझने लगे हो कि पार्टी सिर्फ तुम पर निर्भर हो गई है, तुम्हें मौत से डर लगने लगा है, तुम डरपोक हो गए हो। जब तुम मानते हो कि पार्टी के आदर्शों को तुमसे बेहतर कोई नहीं पेश कर सकता, तो तुमने केंद्रीय समिति को यह फैसला क्यों लेने दिया कि कोई दूसरा असेंबली में बम फेंकेगा। जैसे जैसे भगत सिंह इसका विरोध करते रहे, सुखदेव के शब्द तीखे होते चले गए। जब भगत सिंह ने कहा कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, सुखदेव ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्त के प्रति सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। भगत सिंह के अनुरोध पर केंद्रीय समिति की एक बार फिर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सुखदेव बिना एक शब्द बोले बैठे रहे। भगत सिंह के जोर देने पर केंद्रीय समिति ने अपना फैसला बदल दिया और उन्हें असेंबली में बम फेंकने के लिए चुन लिया। सुखदेव बिना एक शब्द बोले उसी शाम लाहौर के लिए रवाना हो गए। बाद में दुर्गा भाभी ने अपने संस्मरणों में लिखा, जब सुखदेव अगले दिन लाहौर पहुंचे तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, शायद वो रोते रहे थे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, लेकिन वो अंदर से हिले हुए थे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र से अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा था। उनको पता था कि गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह का जीवित जेल से बाहर आना लगभग असंभव था। कुछ दिनों बाद सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। पहले तय हुआ कि इन तीनों को 24 मार्च को फांसी दी जाएगी, लेकिन फिर सरकार ने 12 घंटे पहले ही 23 मार्च को उन्हें फांसी पर लटकाने का फैसला किया। जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए तो उन्होंने उनसे कहा कि वो जेलर से उनको दिया कैरम बोर्ड वापस ले ले। तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी कोठरी से बाहर निकाला गया। इन तीनों ने सरकार से मांग की थी कि उन्हें राजनीतिक कैदी के तौर पर फायरिंग स्क्वाड से मारा जाए और साधारण अपराधियों की तरह फांसी की सजा न दी जाए, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी। सतविंदर सिंह जस अपनी किताब द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हाथ में हाथ डाले फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े। भगत सिंह बीच में थे, सुखदेव उनके बाएं और राजगुरु उनके दाहिने चल रहे थे। उनके आगे आगे संतरी चल रहे थे। अचानक उन्होंने अपना पसंदीदा आजादी का गाना गाना शुरू कर दिया। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन की आएंगी। कुलदीप नैयर लिखते हैं, तीनों लोगों का बारी बारी से वजन लिया गया और फिर उनसे आखिरी स्नान करने के लिए कहा गया। उसके बाद उन सबको काले कपड़े पहनाए गए। उनके चेहरे को ढका नहीं गया। उनके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। उन सब ने अपने गले में पड़ी रस्सी को चूमा। जल्लाद मसीह ने उन सब से पूछा, सबसे पहले फांसी पर कौन चढ़ेगा? सुखदेव ने कहा, वो सबसे पहले फांसी पर चढ़ेंगे। जल्लाद ने एक के बाद एक तीनों को फांसी दी और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव लटकते रहे। फिर उन्हें नीचे उतारकर डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और एनएस सोंधी ने उनकी जांच कर उन तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक जेल अधिकारी इन बहादुर लोगों के साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके शवों को पहचानने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसे उसी समय निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अधिकारी ने यह काम अंजाम दिया।
रेहान फजल, BBC, दिल्ली।